हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिनी कोचिंग में। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का सैम्पल प्रैक्टिस पेपर सोशल साइंस का। ये जितने भी आपके सैम्पल प्रैक्टिस पेपर हैं वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पेपर में आपको पैटर्न बताया गया है कि जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, अगर आप ये सभी सैम्पल पेपर एक बार देख लेते तो आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता चल जाएगा। आपको ये पता चल जाएगा कि पैटर्न किस तरह का रहेगा, क्वेश्चंस किस तरह से अटैम्प्ट करना है और किस तरह से आपको उसको समझना है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं। हम सबसे पहले इसके इंस्ट्रक्शंस देखेंगे। इंस्ट्रक्शंस में आपको ये बताया गया है कि इस पूरे प्रश्न पत्र में 37 प्रश्न है, यानी कि 37 क्वेश्चन है और वो कुछ सेक्शन में बांटे गए हैं। यहाँ पर आपके पास 6 सेक्शंस हैं, यानी कि 6 खंड है। पहले क, ख, ग, घ, ड़ और च। सभी प्रश्नों के सामने उनके निर्धारित अंक लिखे गए। जितने भी प्रश्न हैं उनके सामने आपको अंक लिखे हुए दिए गए। खंड जो का है उसमें 1 से 20 तक प्रश्न है और सभी प्रश्न बहुविकल्पिक है, यानी कि मल्टीपल चॉइस है, जिसमें से आपको 4 में से किसी एक को चुनना है। खंड ख, प्रश्न 21 से 24 तक है खंड ख में, जिसमें आपको 2 अंक वाले अति लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न कि जिसकी शब्द सीमा 25, 30 या 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी तकरीबन 2 या 3 लाइन में आप उन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। खंड ख, जिसकी संख्या है 25 से 29 तक और ये 3 अंक के प्रश्न हैं जो लघु उत्तरीय हैं, जिनकी शब्द संख्या 60 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 60 से अधिक होने का मतलब 4 से 5 लाइन आपके लिए इनफ है। खंड घ, जो प्रश्न 30 से 33 तक है, जिसमें 5 अंक के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और इसकी शब्द संख्या 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 120 इन द सेंस कि आपको जो आपकी शीट उस तरह की आती है ना, कुछ स्लैंड, तो आपको ये 1 पेज या इसका पीछे वाला हाफ एन पेज इतना ही भरना है। इसके बाद है आपका खंड ड, जिसमें है प्रश्न संख्या 34 से 36 तक में 4 अंक वाले केस स्टडीज हैं। आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उससे संबंधित 4-5 प्रश्न दिए जाएंगे। उन प्रश्नों के उत्तर जहां तक है वो पैराग्राफ में ही होंगे और आपको पैराग्राफ में से फाइंड आउट करके वो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब है आपका अगला खंड चा, प्रश्न 37 एक मानचित्र आधारित प्रश्न है जो 5 अंकों का है। 5 अंकों का है। इतिहास से संबंधित 2 अंक का मानचित्र, 37.2 भूगोल से संबंधित 3 अंकों का मानचित्र है। तो यहाँ पर आपको मानचित्र है, 2 आपके हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, 3 आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब जो इंस्ट्रक्शन 10 है उसमें दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए जो प्रश्न दिया गया है, जिसको विजुअल प्रॉब्लम है, जो देख नहीं पाते, उनके लिए प्रश्न है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हम सबसे पहले करने वाले हैं खंड ए। जो खंड है उसमें तकरीबन आपके 20 प्रश्न है और सभी में से आपको एक एक चॉइस करना है। तो सबसे पहला है 1868 ईस्वी में, इसको ईस्वी पढ़ते हैं, 1868 ईस्वी में छपी जापान की सबसे पुरानी पुस्तक थी बाइबल, डायमंड सूत्र, नाइट 5 थीसिस, सिलिंग सीरीज। तो आपका सही ऑप्शन इसमें से है बी, डायमंड सूत्र। तो 868 ईस्वी में छपी जापान की सबसे जो पुरानी पुस्तक थी वो थी डायमंड सूत्र। इसके बाद है आपका ये सभी योजनाएं खाने से संबंधित योजना, जिसमें व्यक्ति को खाना दिया जाता है। पर यहाँ पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005, जिसमें एक व्यक्ति को 100 दिन तक का रोजगार मिलेगा ही मिलेगा
और ये जो योजना थी वो ग्रामीण शहरों में चलाई गई थी। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है ए, क्योंकि काम का अधिकार ए के अंतर्गत आता है। अब है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में आपसे पूछा गया, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो आपको सही विकल्प चुनना है। कृषि, मत्स्यन क्या है, प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। बैंकिंग और व्यापार किस में आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र में, तृतीयक क्षेत्र में। जो बैंकिंग है बच्चों वो किस में आता है, तृतीयक क्षेत्र में। जो आपका सही ऑप्शन जाएगा सी, यानी कि तृतीयक क्षेत्र, टर्टियरी सेक्टर। अब है आपका प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7, सही मिलान की पहचान कीजिए। तो इसमें ए बोला है, आपको मिलान करना है, मतलब सही की पहचान करनी है, सब मिला के दे। करेंसी जो नोट है मुद्रा का आधुनिक रूप है। सोने के सिक्के मुद्रा का आधुनिक रूप है। पशु मुद्रा का आधुनिक रूप है। और अनाज मुद्रा का आधुनिक रूप है। देखो बच्चों, अनाज कभी मुद्रा का आधुनिक रूप नहीं है, ये प्राचीन है। पशु भी मुद्रा का प्राचीन रूप है और सोने के सिक्के भी प्राचीन रूप है। जब हमारे करेंसी नोटों का आविष्कार नहीं हुआ था ना, तो यही एक माध्यम था जिसके जरिए लेन देन हो सकता था। तो जो सही आंसर होगा वो होगा ए, करेंसी नोट। तो आप ए सेक्शन पे जाएंगे, जो ए सेक्शन मतलब ए है ऑप्शन, करेंसी नोट मुद्रा का आधुनिक रूप। आपका ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब है प्रश्न संख्या 8, जिसमें पूछा गया, निम्नलिखित में से किस देश को बहुसंख्यकवाद के कारण गृह युद्ध का सामना करना पड़ा। ऐसा कौन सा देश है जहां पर बहुसंख्यकवाद हुआ और वहां पर गृह युद्ध का भी सामना करना पड़ा। श्रीलंका, भारत, बेल्जियम और फ्रांस। तो बच्चों यहाँ पर श्रीलंका, भारत, बेल्जियम, फ्रांस। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो हो सकता है श्रीलंका, भारत, बेल्जियम और फ्रांस। जो बच्चों बेल्जियम है वहाँ ना भाषा के आधार पर जो बहुत ज़्यादा वहाँ पर भेदभाव हो रहा था लोगों के, पर इन्होंने ना इस स्थिति से जल्दी ही निपट लिया, इसलिए वहाँ पर गृह युद्ध नहीं बना। मतलब गृह युद्ध की स्थिति हो चुकी थी पर हुआ नहीं। पर जो श्रीलंका है वहाँ पर गृह युद्ध हो चुका था सिंगलियों और तमिलों के बीच में, वहाँ पर जातीय अंतर था। तो जो आपका सही ऑप्शन होगा वो एक, क्योंकि पूछा गृह युद्ध का सामना करना पड़ा, वो था श्रीलंका। अब है आपका प्रश्न 9, जिसमें आपसे पूछा गया, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है आपको वो बताना है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। ये धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, ये तो बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि इसमें पूछा कि गलत पूछा है, तो ये तो सही है क्योंकि वो मनाही करता है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म प्रदान करता है, नहीं, वो कभी एक धर्म को राजकीय प्रदान नहीं करता। सभी लोगों को कोई भी धर्म मनाने की आज़ादी होती है, बिल्कुल सही, क्योंकि हाँ यहाँ पर सभी धर्मों को किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है, बिल्कुल सही है, सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्राप्त करता है। तो आपको गलत पहचाना था, गलत है आपका बी ऑप्शन, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब है आपका प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है। 24, 30, 32, 22। तो जो आपका सही ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन, 22 भाषाओं को इसमें शामिल किया गया है। प्रश्न संख्या 11, संघात्मक सरकार के विशिष्ट लक्षण क्या है। जो संघात्मक सरकार होती है, संघीय सरकार होती है, उसकी क्या क्या लक्षण होते हैं, यानी कि उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। तो जो पहला ऑप्शन आपका कह रहा है, संविधान के द्वारा शक्तियों का विभाजन किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि संविधान के द्वारा शक्तियों का विभाजन किया जाता है 2 स्तर पे, एक होता है ऊर्ध्वाधर और एक होता है क्षैतिज स्तर पे, ठीक है। बी, विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का बंटवारा होता है, बिल्कुल सही बात है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों के स्तर पर शक्तियों का बंटवारा होता है। ये होती है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और ये प्रांतीय सरकार। कर के स्रोतों को सरकार के विभिन्न स्तरों के मध्य बांटा जाता है, जिसके माध्यम से आर्थिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जाता है। कर मतलब जितने भी जो टैक्स आता है उसको अलग अलग सरकारों के मध्य बांटा जाता है, बिल्कुल सही, बांटा जाता है। तो आपका जो डी ऑप्शन है, उपरोक्त सभी, वो जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बच्चों आपका डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। अब है आपका प्रश्न संख्या 12, जिसमें से आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। तो ऋण के औपचारिक स्रोत वो होते हैं जहां किसी आप फॉर्मल तरीके से पैसे लेते हैं। तो व्यावसायिक बैंक में आप फॉर्मल तरीके से पैसे लेते हैं, वहां पर दस्तावेज का निर्माण होता है, आपको टैक्स वगैरह लगता है, आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, यानी कि ब्याज देना पड़ता है। सहकारी समितियां, ये भी वो समितियां होती है जो औपचारिक स्रोतों में से एक है। ग्रामीण बैंक, क्योंकि बैंक है तो ये भी औपचारिक स्रोत है, परंतु साहूकार औपचारिक स्रोत नहीं है, वो एक अनौपचारिक स्रोत है, जैसे कि आपके रिश्तेदार हो गए, जमींदार हो गए, ये सभी अनौपचारिक क्षेत्र हैं। तो आपका जो डी ऑप्शन होगा वो होगा करेक्ट ऑप्शन।
प्रश्न संख्या 13 जिसमें आपसे पूछा गया है नीचे दिए गए प्रश्नों में दो कथन, एक संकल्पना और दूसरा कारण का दिया गया है। इन कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपके पास एक असर्शन है और दूसरा रीजन, तो आपको इसको पढ़ के समझना है। तो सबसे पहले आपको दिया गया है छपाई खाने की संख्या में वृद्धि के साथ साथ पुस्तक के उत्पादन में वृद्धि हुई। जैसे जैसे छपाई खाने की संख्या में वृद्धि हुई वैसे वैसे पुस्तक उत्पादन में भी वृद्धि हुई। ये बिल्कुल सही बात है। अब कारण क्या है? यूहान गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। तो यूहान गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। तो जो इसका का वो सा सही है और का भी सही है, तो आप लिखोगे दोनों ही सही हैं एवं कारण संकल्पना की सही व्याख्या करता है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट। ज़्यादातर इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना उसमें दोनों ही सही होते हैं। मैं बोल रही हूँ बच्चों मोस्टली, आप हमेशा ये लगा के मत आइए मोस्टली। वैसे तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो क्या सही है या क्या गलत है। नीचे दिए गए प्रश्नों में दो कथन, एक संकल्पना और दूसरा कारण दिए गए। इन कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अब यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं देश को विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाती। दोनों ही बातें सही हैं, क्योंकि जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं होती है वो देश को विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाती है। तो आधुनिक मंदिर कहा था, ये आपका जो सा और का दोनों ही सही। अब आ जाइए प्रश्न संख्या 15 पे। प्रश्न संख्या 15 में आपसे पूछा गया है नीचे दिए गए प्रश्न, इसमें भी आपको संकल्पना और कारण दोनों बताना है। परिवहन, भंडारण, संचार आदि तृतीय गतिविधियों के उदाहरण है। दोनों ही बातें सही है कि जो परिवहन है, भंडार है और संचार है तृतीय गतिविधियों के उदाहरण है। ये गतिविधियां वस्तुओं के उत्पादन के बजाय सेवाओं का सृजन करती है। अब जो परिवहन है वो उत्पादन थोड़ी कर रही है, वो सेवा का सृजन कर रही है ना। संचार भी सेवा का सृजन कर रहा है, भंडारण भी सेवा का सृजन कर रहा है। तो यहाँ पर भी दोनों ही सही है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 16 नीचे दिए गए प्रश्नों में दो कथन, एक संकल्पना और दूसरा कारण दिए गए हैं। इन कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। भारत में महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की अपेक्षा कम है। भारत में जो महिलाओं की साक्षरता दर है वो पुरुषों की अपेक्षा कम है। ये उन्होंने एक रीजन दी, एक संकल्पना बनी। कारण क्या हो सकता है? भारतीय समाज अभी पितृ प्रधान समाज है। अभी भी, हाँ जी, अभी भी पितृ प्रधान समाज है। तो आपका जो ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अब है आपका तो आपका इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला है टाटा मोटर्स, जो दूसरा है इन्फोसिस, तीसरा है रेनबॉक्सी। तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां है या नहीं? टाटा मोटर्स तो बहुराष्ट्रीय कंपनी है। रेनबॉक्सी ये बहुत बड़ी दवा कंपनी है और ये सिर्फ भारत में नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दवा का उत्पादन करती है और ये बेचती है। इन्फोसिस भी है। तो जो तीनों है 1 और 1, 2, 3, तो तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। अब है आपका प्रश्न संख्या 18 जिसमें आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल का कार्य है। राजनीतिक दल का क्या कार्य है? सरकार बनाना है, चुनाव लड़ना है, जनमत का निर्माण करना है। तो उपरोक्त सभी डी, यानी कि उसका ये सभी कार्य है, सरकार बनाना भी, चुनाव लड़ना भी और जनमत का निर्माण करना भी। अब है प्रश्न संख्या 19 जिसमें आपसे पूछा गया है निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं के लिए कानूनी रूप से एक उचित हिस्सा देने का तरीका क्या हो सकता है। उन्हें निर्वाचित संस्थाओं में मनोनीत कर दिया जाए, निर्वाचित संस्थाओं में उनका परिवेश प्रतिबंधित कर दिया जाए, निर्वाचित संस्थाओं में जाने के लिए उनको प्रशिक्षण दिया जाए, निर्वाचित संस्थाओं में एक निश्चित प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए जाए। तो जो आपका डी ऑप्शन है वही एक तरीका है जिसमें महिलाओं को कानूनी रूप से हिस्सा दिया जा सकता है, क्योंकि उनकी हम सीटों क्या कर देंगे? आरक्षित कर देंगे और किसी तरीके से हम उनकी सीटों को फिक्स नहीं कर सकते। तो जो डी ऑप्शन है इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको ये समझ में आया हो, क्योंकि जब हम महिलाओं की सीटों को आरक्षित करते हैं तो उसमें उनकी जाने की जगह ज़्यादा बन जाती है और ये बेहतर तरीका है या हिस्सा देने का। ठीक है, प्रशिक्षण तो दिया जा सकता है पर उससे उनकी सीटें या उनका हिस्सा फिक्स नहीं किया जा सकता। प्रतिबंधित प्रवेश, प्रतिबंधित तो बैन ही हो जाता है। फिर उन्हें निर्वाचित संस्थाओं में मनोनीत तो कितने कर लोगे? 2, 4, 12। तो ये सही ऑप्शन नहीं, क्योंकि निर्वाचित संस्थाओं में आप 12 या 2 ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित लोकतंत्र के मूल्यांकन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। क्या चीज़ लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, यानी कि जो गलत है, जो लोकतंत्र में होना चाहिए पर ये उसके खिलाफ है, यानी कि उसके अनुरूप नहीं है। सबसे पहला स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, बिल्कुल सही, ये हमारे लोकतंत्र के अनुरूप है। व्यक्ति की गरिमा हमारे लोकतंत्र बनाए रखता है। बहुसंख्यकों का शासन हो, बहुसंख्यकों का शासन, बहुसंख्यक वो होते हैं कि समाज में जिस एक वर्ग की संख्या ज़्यादा होती है उसको बहुसंख्यक बोलते हैं, पर ऐसा नहीं है।
हमारे यहाँ पर जो शासन चल रहा है उसमें हर धर्म, हर जाति, हर लिंग का कोई व्यक्ति, तो यहाँ तो बहुसंख्यकों का शासन है, तो ये पॉइंट गलत हो गया। कानून के समक्ष समानता, हाँ यहाँ पर सभी क्या है, कानून के समक्ष समान है, तो जो आपका डी ऑप्शन है वो तो करेक्ट है, पर जो सी ऑप्शन है वो है रॉन्ग, क्योंकि आपसे पूछा है अनुरूप नहीं है, तो आपसे रॉन्ग वाला ही पूछा, तो रॉन्ग वन इज सी। तो आपका जो सही यहाँ पर जाएगा वो जाएगा सी, बहुसंख्यकों का शासन। आई होप आपको ये जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे वो क्लियर हुए। अब आ जाते हैं हम सेक्शन बी। सेक्शन बी में सबसे जो पहला प्रश्न है वो आपसे पूछा गया है कि साख किस प्रकार आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है, उचित उदाहरण के माध्यम से समझाई। देखो, साख किस प्रकार हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। साख का मतलब होता है बैंकिंग, जिसमें आप ऋण लेते हो। तो जैसे अब आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना है, ठीक है, तो आप कोई भी एक सुटेबल सिचुएशन ले सकते हो और इस हिसाब से आप इसको समझा सकते हो, ठीक है। एक किसान है, किसान के पास बहुत बड़ी ज़मीन है, परंतु उसके पास बीज बोने के लिए पैसे नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, वो ग्रामीण बैंक में जाएगा और वहाँ से ना कुछ साख उधार लेगा, यानी कुछ साख ऋण लेगा। ऋण लेने के बाद वो कुछ पैसे लाएगा, पैसे लाने के बाद वो क्या करेगा, उन पैसों से खेती करने के लिए जो आवश्यक वस्तु है उनको वो खरीद सकता है। जब उसने वो पैसे से उन वस्तुओं को खरीदा और जिसके बाद वो खेती कर पाया, तो 3-4 महीने के बाद उसकी जो फसल है वो पककर तैयार हो जाएगी। वो फसल काट कर अपना ऋण तो चुका ही सकता है, यानी कि जो उसने साख लिया था वो तो चुका ही सकता है, और साथ ही अपने जीवन को बेहतर भी बना सकता है। तो जो साख होते हैं वो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं, यानी कि ये एक ऐसा तरीका है जिससे व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है और अपने जीवन में परिवर्तन ला सकता है। आई होप आप ये इसको समझ में आ गया होगा आपको ये। अब है आपका प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 में आपसे पूछा गया है राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्या है। ये हमारे देश में जितने भी राजनीतिक दल होते हैं उनकी हमें आवश्यकता क्या है। तो सबसे पहले आवश्यकता हमें होती है कि हमारे देश में अगर राजनीतिक दल होंगे तो हम चुनाव लड़ सकते हैं, कानूनों का निर्माण होता है, क्योंकि जो राजनीतिक दल है जब ये इनकी सरकार बन जाती है तो ये कानूनों का निर्माण करते हैं, ये सरकार बनाते हैं, ठीक है। मुद्दों को उठाते हैं, मुद्दों को उठाते हैं, सॉरी बच्चों, तो ये क्या करते हैं, मुद्दों को उठाते हैं, सरकार बनाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, विपक्ष की नीति अपनाते हैं, यानी कि एक विरोधी विपक्ष बनते हैं, और साथ ही साथ इनका काम होता है जनमत का भी निर्माण करना। किसका निर्माण करना होता है, जनमत का भी निर्माण करना होता है। चुनाव लड़ना इनका कार्य होता है। ये कुछ इनके जो 6-7 कार्य होते हैं वो उनके अनगिनत कार्य होते हैं। अगर ये 2 नंबर में पूछा है तो आप 5 से 6 कार्य लिख देंगे, वो इनकी जो आवश्यकता लिख देंगे, वो इनफ है। अब आपसे पूछा गया है कि किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनने की क्या आवश्यक शर्त है। अगर कोई भी जो राजनीतिक दल है और वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनना चाहता है तो उसको किन शर्तों को पूरा करना पड़ता है, यानी किन शर्तों को अगर वो पूरा करेगा तो वो राष्ट्रीय दल बन सकता है। तो सबसे पहले किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कुछ आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है। तो ये आपके कुछ, इसको इस तरह से आप इसको हेडिंग बना के लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि वो देश की सभी संघीय इकाइयों या अधिकांश इकाइयों मौजूद हो, यानी कि जो पूरा जो देश है उसके सभी राज्यों में लगभग वो फैली होनी चाहिए, लगभग सभी राज्यों में वो फैली होनी चाहिए। ये उसकी पहली शर्त है अगर उसको राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनना है। दूसरी शर्त उसको ये है कि जब पूरे लोकसभा के चुनाव होते हैं, यानी कि जब पूरे केंद्र के चुनाव होते हैं, तो केंद्र के चुनाव में उसको लगभग 6% वोट हासिल करने पड़ते हैं। कितने, लगभग 6% वोट उसको हासिल करने पड़ते हैं, यानी कुल जितना भी वोट पड़ा है पूरे देश में, जितना भी परसेंट वोट पड़ा है उसके 6% अगर वो वोट हासिल कर लेती है। ये बेटा सुनने में बहुत छोटा रिजल्ट लग रहा है, पर ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप पूरे देश में 6% वोट हासिल कर ले। अगर कोई राजनीतिक दल 6% वोट हासिल कर लेता है लोकसभा के चुनाव में, तो वो लोकतांत्रिक सरकार राजनीतिक दल, राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनने की आवश्यक शर्त पूरी करता है। और लोकसभा के अंदर 6% वोट हासिल करने के साथ ही तकरीबन वो 4 सीटें हासिल करे। कितनी, 4 सीटें वो हासिल करे। जितनी भी सीटें होती है उसमें से 4 सीटें वो हासिल करे। 500 कुछ होती हैं सीटें, तो अगर वो 4 सीट 545 कुछ करके ऐसे होती है, अगर वो 4 सीटें लगभग हासिल कर लेता है तो वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनने की आवश्यक शर्तों को पूरा करता है। मैं दोबारा बोलती हूँ कि इसको आप दोबारा समझो। इसके 3 पॉइंट है। सबसे पहला कि जब लोकसभा के चुनाव होते हैं वो 4% वोट हासिल करे, 6% वोट हासिल करे, 4 सीटें वो लोकसभा के चुनाव में प्राप्त कर ले, और साथ ही साथ वो उसकी जो राजनीतिक पार्टी है वो देश के सभी संघीय राज्यों में या सभी क्षेत्रों में मौजूद हो। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। अब है आपका प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 में आपसे पूछा गया है
किसी भी अन्य सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकारें बेहतर होती है। उपयुक्त तर्क द्वारा कथन की न्यायोचित ठहराई। जो कथन है उसको आपको न्यायोचित ठहराना है कि जितने भी देश दुनिया में सरकारें चलती हैं, लोकतंत्र सरकार उन सबसे बेहतर होती है। क्यों बेहतर होती है? लोकतंत्र सरकार जो होती है सभी सरकारों से बेहतर होती है। उसका एक बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर ना स्वतंत्रता होती है, निष्पक्षता होती है, समानता होती है, और यहाँ पर जो शासन है वो लोगों का शासन होता है और लोगों द्वारा होता है और लोगों पे थोपा नहीं जाता। जबकि हम अगर राजतंत्र की बात करें तो वहाँ एक ऐसी संस्था होती है जहाँ पर लोगों के ऊपर शासन थोपा जाता है, जबकि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। वो बाकी सरकारों से बेहतर है। यहाँ पर चुनाव लड़ाए जाते हैं, यहाँ पर आपको दल बनाने का आपको आज़ादी है, आपको समानता है, लोगों को उनके मौलिक अधिकार व उनको मौलिक कर्तव्य प्रदान है, जबकि अन्य सरकारों में ऐसा नहीं होता। आई होप आपको ये क्लियर हुआ, क्योंकि आपको 2 मार्क का है तो आप 3 से 4 लाइनों में इतना लिख देंगे तो वो इनफ है। अब है आपका प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 में आपसे पूछा गया वनों के संरक्षण हेतु कोई 2 उपाय बताइए। अगर आपको वनों का संरक्षण करना है, यानी कि हमें वनों को बचाना है, तो उसके कोई 2 उपाय बताएं। तो सबसे पहला जो उपाय है वनों का वो है वनारोपण। क्या है? वनारोपण। वनारोपण का मतलब है कि वनों को ज़्यादा से ज़्यादा रोपना, यानी कि वनों को ज़्यादा से ज़्यादा उगाना है। तो ये तो पहला तरीका हो गया जिससे आप वनों के क्या कर सकते हो? संरक्षण कर सकते हो, उनको बचा सकते हो। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम वनों का उन्मूलन ना करें। उन्मूलन का मतलब है, पहला है वनोरोपण। वनोरोपण वनोरोपण का मतलब होता है पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? लगाएं। दूसरा तरीका है अतिचारण ना करवाएं। क्या ना करवाएं? अतिचारण। अतिचारण का मतलब होता है जब हम मवेशियों को, भेड़ बकरी, इन सब चीज़ों को हम ज़्यादा अतिचारण करवाते हैं तो मिट्टी की ना उर्वरक क्षमता खत्म हो जाती है। अगर मिट्टी की उर्वरक क्षमता खत्म होगी तो वहाँ पर कोई भी पेड़ कभी भी नहीं उगेगा। पेड़ नहीं उगेगा तो वन कम हो जाएंगे। अतिचारण ना करवाए या मवेशियों को वहाँ पर ना चराए। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। तो जो सबसे पहला है मैं आपको ये दोबारा बताती हूँ क्योंकि ये जो लाइट थी वो विजिबल नहीं हो रही थी। तो हम क्या कर सकते हैं? वनोरोपण करेंगे। ठीक है, वनोरोपण। वनोरोपण का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे। दूसरा, अतिचारण नहीं करवाएंगे। क्या नहीं करवाएंगे? अतिचारण नहीं होने देंगे। अतिचारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो मवेशी होते हैं उस जगह पर आकर चढ़ते हैं, जैसे मिट्टी की उर्वरक क्षमता खत्म हो जाती है और साथ ही साथ जो छोटे मोटे पेड़ पौधे होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया। अभी तक हम इसका खंड का और अब है आपका खंड गा सेक्शन सी, जिसमें है लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब हम करने वाले प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 में आपको एक चॉइस मिल जाता है, जिसमें पहले प्रश्न में पूछा गया इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, और जो सेकंड आपको चॉइस में मिला है वो है ब्रितानी राष्ट्र। यहाँ ब्रितानी नहीं होगा, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द ब्रिटिश नेशन। तो ये ब्रिटिश राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करना है। तो आपके पास चॉइस है, या तो आप इटली का एकीकरण बता दीजिए या फिर आप ब्रिटिश राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया बता दीजिए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इटली का एकीकरण। जो इटली का एकीकरण है उसकी शुरुआत 1859 से 1870 के बीच में हुई। जो इटली था ना, एकीकरण से पहले तकरीबन 7 राज्यों में बटा हुआ था। इटली की जो एकीकरण की शुरुआत है वो 1830 में मानी जाती है, यानी कि 1830 में एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया था कि इटली को एकीकृत किया जाएगा। अब ये जो कार्यक्रम जो प्रस्तुत किया वो किया था यूसेफ मैत्सनी जी ने 1830 में। और 1848 के जो क्रांतिकारी विद्रोह किए गए थे वो सारे असफल हो चुके थे, यानी कि इटली के एकीकरण की प्रक्रिया के लिए जितने ही विद्रोह किए गए थे वो सभी असफल हो चुके थे। 1859 में फ्रांस के सार्डिनिया पीट माउंट, जो कि एक कूटनीतिक थे, उन्होंने सभी ऑस्ट्रिया के बलों को हरा दिया गया। और 1861 में एमिनुएल द्वितीय ने एकीकृत इटली का घोषणा करी कि जो हमारी इटली है वो एकीकृत हो चुकी है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब है ब्रिटिश राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। आपको बताना है कि ब्रिटिश राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया। तो जो ब्रिटिश राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है वो बहुत लंबी प्रक्रिया। हमारी आज़ादी से लगभग 400 साल पहले जो ब्रिटिश लोग थे वो भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। जब वो भारत में व्यापार करने के लिए आए थे तो उन्होंने देखा कि जो भारतीय राज है उनका रवैया कुछ या शासन इतना मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए था। कुछ जो राजा थे वो अपने ही ऐशो आराम में इस तरह डूबे हुए थे कि उन्होंने अपने राष्ट्र के प्रति चिंता जाहिर नहीं करी। धीरे धीरे करके ब्रिटिशों की जो जड़ें हैं वो मजबूत होने लगी और उन्होंने अपना व्यापार करना शुरू कर दिया। और इस तरह से जो ब्रिटिश राष्ट्र है उसकी जो निर्माण की प्रक्रिया मजबूत होती गई। और यहाँ पर ना इसके पीछे एक शॉर्ट स्टोरी भी है। जब औरंगजेब का राज था तो औरंगजेब ने ना ब्रिटिशों को बहुत बड़ा सबक भी सिखाया था, पर ब्रिटिशों ने ना औरंगजेब से माफ़ी मांगी थी। तब कहीं ना कहीं ब्रिटिशों के बीच में आग रह गई थी कि अगर
जो मेरी बेइज्जती हुई है मैं उसका बदला लेके रहूँगा। और फिर जो ब्रिटिश है उन्होंने अपने कदम मजबूत कर दिए और जो भारतीय जितने भी राजा हैं उन सबको हरा दिया और अपनी शक्ति यहाँ पर स्थापित कर ली। तो धीरे धीरे करके ये चीज़ें जमी, ऐसा नहीं है कि वो आए और एकदम से उनकी स्थापना हो गई। धीरे 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 करके ये बहुत लंबा प्रोसेस था और उसके बाद जो ब्रिटिश निर्माण की प्रक्रिया वो यहाँ पर मतलब भारत के अंदर हो गई। अब है आपका प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 में आपसे पूछा गया है, मुद्रण क्रांति का समाज पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। जो मुद्रण क्रांति है उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहले एक नया पाठक वर्ग उभर के आया। जो मुद्रण क्रांति थी उसके कारण एक बहुत बड़ा पाठक वर्ग उभर के आया। बाजार में जो छपाई की जो कीमतें थी, यानी कि जो छपाई वाली किताबें थी उसकी कीमत एकदम से गिर गई। अब जो किताबें थी वो समाज के एक बहुत बड़े वर्ग तक पहुंच पाई। पहले जो किताबें थी वो समाज के एक बहुत बड़े वर्ग तक नहीं पहुंच पाई। मुद्रण क्रांति के कारण पहले जो जनता श्रोता थी अब वो पाठक में बदल गई। पहले बहुत सारे लोग सिर्फ इसको सुनते थे पर अब वो रीडर्स बन गए। पहले सिर्फ लिसनर थे, अब क्या बन गए, रीडर। तो एक नया पाठक वर्ग उभर के आया। बहुत सारी किताबें छपने लगी और बहुत सस्ती छपने लगी, मतलब कीमतें कम हो गई। और बहुत बड़ा एक पाठक वर्ग, यानी कि पहले लोग लिसनर ज़्यादा हुआ करते थे, अब लोग रीडर ज़्यादा होने लगे। इसमें लागत भी कम लगती है, यानी कि जो किताबें होती हैं वो थोड़ी सस्ती होती है, जिसको हर किसी को सहेज के रखना आसान हो सकता है। आप इसको लंबे समय तक सहेज के रख सकें। जो एंटिक जो किताबें होती है, जैसे तामपत्र या वैसे पत्तों वगैरह पे लिखी आती है, वो थोड़ी एक्सपेंसिव आती है, पर उसके मुकाबले जो ये किताबें थी वो थोड़ी सस्ती आने लगी। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हुए हो। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं क्लियर हो तो आप इसको रिवाइंड कर करके बार बार देख सकते हैं। अब है आपका अगला प्रश्न जिसमें आपसे पूछा गया है प्रश्न संख्या 27, जिसमें आपसे पूछा गया, अलग अलग लोगों के लिए विकास के लक्ष्य अलग अलग होते हैं, उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से कथन की पुष्टि कीजिए। तो आपको ये बताना है कि जो अलग अलग लोग होते हैं उनके लिए विकास के लक्ष्य भी अलग अलग होते हैं। आपको कोई उदाहरण की सहायता से इस बात को सिद्ध करना है। चाहे कोई व्यक्ति हो या कोई समूह हो, सभी के लिए जो विकास के लक्ष्य होते हैं वो भिन्न भिन्न ही होते हैं। कई बार ये जो लक्ष्य होते हैं परस्पर सहयोगी भी होते हैं और परस्पर विरोधी भी होते हैं, ये मैच नहीं करते। अब ये मैच क्यों नहीं करते, क्योंकि हम किसी के लिए तो एक चीज़ वो विकास हो सकती है पर वो दूसरे के लिए विनाश हो सकती है। जैसे सरकार क्या करती है, बांध बनवाती है। बांध देश के लिए विकास हो सकता है पर वहाँ पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए क्या बन जाता है, विनाश बन जाता है। इसीलिए जो विकास होता है उसके लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं। अब इसका आप दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक बहुत बड़ी ज़मीन थी, ठीक है। अभी वो क्या है, उस पे पेड़, बहुत सारे पेड़ उगे हुए हैं, जंगल है, लोगों को ऑक्सीजन मिल रहा है। पर अगर खेती बाड़ी के लिए जगह कम पड़ रही है या रहने के लिए जगह कम पड़ रही है तो हम वहाँ बिल्डिंग बना सकते हैं। पर वहाँ जो लोग रहेंगे उनका तो विकास होगा, परंतु उस चीज़ से जो हमें ऑक्सीजन मिल रहा है उसका तो ह्रास होगा ना। तो विकास के लक्ष्य से लोगों के लिए अलग अलग हो सकते हैं, ये विरोधाभासी हो सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अब है प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 में आपसे पूछा गया है, भारत में विधायिका में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व के लिए जिम्मेदार कारकों का विश्लेषण कीजिए। जो महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व है इसके लिए क्या जिम्मेदार कारक है। तो भारत में विधायिका क्या, हर एक क्षेत्र में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व है, इसके लिए बहुत ज़्यादा कारक हो सकते हैं। तो सबसे जो पहला कारक होगा, अगर आपको इस तरह क्वेश्चन आए ना तो आप उसको इस तरह से एक्सप्लेन कीजिए। जैसे मैं आपको इसको करके बताती हूँ। भारत में विधायिका में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व के लिए निम्नलिखित जिम्मेदार कारक हो सकते हैं, वह इस प्रकार है। तो आप इसमें जिम्मेदार कारक लिखेंगे यहाँ सेंटर में, उसके बाद इसको इस तरह से बनाएंगे और जो भी कारक आपको पता है उसको लिख देंगे। तो आप जैसे, मैं सबसे पहला कारक बताती हूँ, रूढ़िवादी सोच। क्या है, रूढ़िवादी सोच। रूढ़िवादी सोच ये है कि महिलाओं को घर से आगे नहीं जाने दिया जाता। लोगों की सोच ये है कि जो महिलाएं हैं वो घर पे ही रह के काम करें परंतु बाहर ना जाए। तो इसका जो सबसे बड़ा कारण होता है पिछड़ी सोच या रूढ़िवादी सोच। अपरिवर्तनशील होना, अपनी सोच के अंदर बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं लाना, इसका दूसरा बहुत बड़ा कारण हो सकता है। इसका तीसरा कारण ये हो सकता है राजनीतिक शिक्षा का अभाव। हमारी जो स्कूली शिक्षा है वो हमें एक नेतृत्व तो प्रदान कर रही है, हमें शिक्षा तो प्रदान कर रही है, पर हमें राजनीति के बारे में इतनी शिक्षा नहीं होती, जिसके कारण जो महिलाएं हैं उनका विधायिका में मतलब जो विधायिका है उसमें कम प्रतिनिधित्व है। फिर दूसरा है अमैत्रीपूर्ण वातावरण। हमारा वातावरण भी इस तरह का है, जो राजनीतिक क्षेत्र है वहाँ का वातावरण भी इस तरह का है कि वो महिलाओं के लिए मैत्रीपूर्ण नहीं है। तो ये इसका एक और कारण हो सकता है। फिर एक कारण इसका हो सकता है प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा
प्रतिस्पर्धा का मतलब ये है, अगर किसी सीट से महिला खड़ी होती है और किसी सीट से पुरुष खड़ा होता है और वो जो पुरुष वो पहले से ही है, मतलब उस सीट से कई बार खड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं प्राथमिकता उसी को मिलेगी, उस लेडी को नहीं मिलेगी। तो ये भी एक प्रतिनिधि कम प्रतिनिधि होने के कारण हो सकते हैं। आई होप इसको समझ में आपको दोबारा बता देते हैं उसके पॉइंट्स। रूढ़िवादी होना, अपरिवर्तन सोच होना, राजनीतिक शिक्षा का अभाव होना, और अमैत्रीपूर्ण वातावरण का होना, प्रतिस्पर्धा का होना, और ये कुछ इस तरह के कारण है जिसको आप मतलब अपने पेपर में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब है आपका प्रश्न संख्या 29, जिसमें आपसे पूछा गया है, भारत ने पर्यटन के विकास की अपार संभावनाएं, जो भारत है उसमें पर्यटन के विकास की अपार संभावना है, कथन का विश्लेषण कीजिए। भारत में पर्यटन के विकास की अपार संभावना, ये कथन बिल्कुल सत्य है। कहीं ना कहीं हमारे देश में लगभग 150 लोग 150 लाख लोग किसमें लगे हैं? पर्यटन व्यवसाय में लगे हुए हैं। पर्यटन उद्योग राष्ट्रीय एकता का, जो पर्यटन उद्योग है या जो पर्यटन व्यवसाय है, वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। हमारी राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। जो हमारी स्थानीय एक हस्तकला है या हमारी संस्कृति है, उसको भी बढ़ावा देता है। भारत की कला संस्कृति को, ऐतिहासिक धरोहरों को विदेशी लोगों से परिचित करवाता है। एक व्यापार के रूप में काम करता है। ये बहुत बड़ा व्यापार भारत में उभर के आ रहा है, जिससे लोगों को व्यापार मिलता है। दुनिया भर से विदेशी नागरिक भारत आते हैं। भारत के विरासत पर्यटन, परिपर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सक पर्यटन व व्यापारिक पर्यटन के लिए आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो भारत में पर्यटन के विकास की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, और इससे भारत को आर्थिक रूप से बहुत बड़ा फायदा होता है। क्योंकि जब वो विदेश से लोग यहाँ आते हैं तो अपनी करेंसी भी यहाँ लाते हैं, जिससे हमारा जो उत्पादन है वो बढ़ता है, उनकी करेंसी हमारे देश में आती है और हमारा देश आर्थिक रूप से मजबूत होता है। ये आपका जो सेक्शन सी था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं सेक्शन डी पे। सेक्शन डी में आपसे पूछा गया है प्रश्न संख्या 30। अब ये 5 मार्क का है और इसमें बोला है तकरीबन 120 शब्दों में आपको एक्सप्लेन करना है। अब 120 शब्द का मतलब है कि आपको इसकी जो संख्या है वो शब्दों की संख्या अच्छी खासी रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपसे पूछा गया है प्रश्न संख्या 30 में, 1992 का संविधान संशोधन भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। कथन की परख कीजिए। आपको कथन की परख करना है। इसमें पूछा गया है 1992 का संविधान संशोधन भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण का मतलब है सत्ता को बांटना या सत्ता में बंटवारा करना, संघीय वितरण करना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, यानी कि एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कदम था। तो कथन की आपको परख करनी है। जो इन्होंने स्टेटमेंट बोली है आपको उसको सही साबित करना है, एनालिसिस करना है। तो हम इसको एनालिसिस करना शुरू करते हैं। 1992 में बच्चों 2 अमेंडमेंट हुए थे, यानी कि 2 संशोधन हुए थे। एक हुआ था 73वां संशोधन और एक हुआ था 74वां संशोधन। जो 73वां संशोधन था वो ग्राम पंचायत से संबंधित था और जो 74वां संशोधन था वो नगर पालिका से संबंधित था। 73वां संशोधन ग्राम पंचायत से, यानी कि जो गाँव में, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो पंचायतें होती हैं, और नगर पालिका जो शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका होती है, नगर निगम होते हैं, उससे संबंधित था। अब यहाँ पर जो 1992 का, इसको पंचायती राज व्यवस्था के प्रमुख प्रावधान के रूप से भी जानते हैं। तो यहाँ पर इसको हम शुरू करते हैं। जितने भी स्थानीय हमारी संस्थाएं थी उसको और ज़्यादा मजबूत किया गया, उसको और शक्तियाँ प्रदान की गई जिससे वो और मजबूत हो जाए। कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय लोग होते हैं वो अपनी क्षेत्रीय सरकार से ज़्यादा जुड़ाव रखते हैं। अगर उनकी समस्या का वही निर्माण हो जाएगा तो देश का विकास ज़्यादा बेहतर तरीके से होगा और देश की जो सत्ता है वो और ज़्यादा मजबूत होगी। तो मैं एक एक करके आपको बताती हूँ कि यहाँ पर इसमें कौन कौन सी जो चीज़ें हैं जिसको हमने विकेंद्रीकरण करने में मजबूत बनाया। तो सबसे पहला था स्थानीय निकायों में चुनाव नियमित रूप से कराना। जो स्थानीय निकाय थे, यानी कि जो चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे वो स्थानीय मतलब पंचायत हो, यहाँ पर नियमित रूप से चुनाव करवाना, समय समय पर चुनाव करवाना और चुनाव भी संवैधानिक रूप से कराना, यानी कि कानून के जितने भी लॉ है उससे करवाना, ताकि जो चुनाव है वो बिल्कुल निष्पक्ष और स्वतंत्र हो पाए। जैसे कि अभी आपने देखा होगा दिल्ली में हाल ही में निगम पार्षद के चुनाव हुए, वो बिल्कुल ही स्पष्ट और स्वतंत्र रूप से कराए गए और एक बार कानूनी तौर तरीके से कराए गए। इसका जो दूसरा पॉइंट है वो है, इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाएं या अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करना, जिससे ऐसा वर्ग भी सत्ता में आ पाए जो जिसको आने का मौका नहीं मिलता या जिसको आने नहीं दिया जाता। तो हम पहले से ही उनके लिए जो सीटें हैं वो आरक्षित कर देते हैं, चाहे वो
अब ये इसमें कोई भी पद हो सकता है, कोई बड़ा पद हो सकता है, छोटा पद हो सकता है। सभी पदों के लिए अनुसूचित यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं के लिए सीटों को आरक्षित करना, माइनॉरिटीज के लिए सीटें आरक्षित करना। कम से कम जो 1/3% है, कम से कम 1/3% महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करना। ये भी चीज़ है कि महिलाओं के लिए 1/3 सीटों को क्या करना, आरक्षित करना। हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव करने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र, यानी जब भी चुनाव करवाए जाएंगे, चाहे वो पंचायत के हों, चाहे वो नगर पालिका के हों, तो उस राज्य के चुनाव आयोग द्वारा ही वहां पर चुनाव करवाए जाएंगे। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारियों को कुछ हिस्सा इन स्थानीय निकायों में, और जितने भी राज्य सरकार होती हैं वो इन स्थानीय निकायों को कुछ ना कुछ राजस्व यानी कुछ ना कुछ वित्त प्रदान करेगी ताकि वो अपने क्षेत्रों का विकास कर सके। आई होप आपको एक प्रश्न समझ में आया होगा। अब है आपका नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि यहाँ पर भी आपको चॉइस मिल जाती है। जब आपको चॉइस मिलती है तो आपके लिए जो प्रश्न होते हैं उनको करना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि अब आपके पास चॉइस है, आप या तो वो कर सकते हैं या फिर ये कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान में संघ शब्द नहीं आया है। भारतीय संविधान में संघ शब्द नहीं आया है, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के भारतीय संविधान में संघ शब्द नहीं आया है, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ है। कथन का परख कीजिए। तो अब भारतीय जो संविधान है था उसमें संघ शब्द नहीं आया, फिर भी भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ है। तो आपको इस बात की ना क्या करनी है, समीक्षा करनी है या इस बात की परख करनी है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो भारतीय संविधान में संघ शब्द नहीं आया है, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ है। तो अब हम इसको देखते हैं। जो जितनी भी बातें भारतीय संविधान में विभिन्न प्रावधानों पर लागू होती है, संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था। एक होती है संघीय सरकार, जिसको बोलते हैं हम केंद्र सरकार, और दूसरी होती है राज्य सरकार। हमारे संविधान में 2 तरह की सरकारें बताई गई हैं, एक होती है केंद्र सरकार और दूसरी होती है राज्य सरकार। केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना पड़ता है। जो केंद्र सरकार होती है वो पूरे देश का, यानी पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि जो राज्य सरकार होती है वो अपने राज्य का ही प्रतिनिधित्व करती है। पर हमने देखा कि कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में जो क्षेत्र विकास होता है या जो क्षेत्रों का विकास होता है वो रह जाता है। तो इसीलिए ना 1992 का अमेंडमेंट किया गया था, यानी कि संविधान संशोधन किया गया था, जिसके तहत जो क्षेत्रीय सरकारें हैं, जो प्रांतीय सरकारें, उनको और मजबूत बनाया गया था। अब ये 2 तरह की होती हैं, एक होती है पंचायत, ग्राम पंचायत जिसको बोलते हैं, और एक होती है नगर पालिका। ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों में होती है, जबकि जो नगर पालिका होती है वो शहरी क्षेत्रों में होती है। तो ये जो संघीय शासन है जो आप पढ़ रहे हैं कि भारतीय संघ का गठन संघीय व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ है, इसी में कि बाद में पंचायतों और नगर पालिका के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। जो तीसरा स्तर है वो है पंचायती राज, यानी कि जिसको हम बोलते हैं प्रांतीय सरकारें। किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह अपने यहाँ भी तीनों स्तरों की शासन व्यवस्थाओं के अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं। जो केंद्र सरकार है उसके अलग क्षेत्र हैं, जबकि जो राज्य सरकार है उसके अलग क्षेत्र हैं, और जो प्रांतीय सरकार है, प्रांतीय 2 तरह की होती है, मैं बार बार बता रही हूँ आपको, पंचायती और नगर पालिका, इसके भी अपने अधिकार क्षेत्र हैं। तो हमारे यहाँ इसको 3 सूचियों में बांटा गया है। जो पहली सूची होती है, यानी कि जितने भी अधिकार क्षेत्र आते हैं काम को, उनको 3 सूची में बांटा जाता है। जो पहली सूची है उसको बोलते हैं हम संघ सूची। तो यहाँ पर आपको सूचियों के बारे में बताना है विस्तार से। दूसरी होती है राज्य सूची और तीसरी होती है समवर्ती सूची। तो जो संघ सूची होती है उसमें किस किस तरह के काम आते हैं। जो संघ सूची का जो कार्यभार है उसको केंद्र सरकार को समझना मतलब संभालना पड़ता है। इसमें जो कार्य आते हैं वो आते हैं प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा, ये सब इस तरह के कार्य होते हैं। ये नीतियां होती हैं, इन सब नीतियों पे जो काम करता है वो होती है संघ सरकार, यानी केंद्र सरकार करती है। और अ, इस पे कानून बनाने का अधिकार भी सिर्फ केंद्र सरकार पे आता है। अब आती है हमारी राज्य सरकार। राज्य सरकार के पास जो जो मतलब कार्य होते हैं वो होते हैं पुलिस का होता है, सिंचाई का होता है, वाणिज्य का होता है, व्यापार का होता है और कृषि का होता है। इन सब का जो महत्व होता है वो राज्य सरकार के पास होता है, और इससे संबंधित कानून बनाने का अधिकार भी किसके पास होता है, राज्य के पास होता है। अब जो हमारी जो तीसरी सरकार है, यानी कि जो तीसरी सूची है, वो है हमारी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची वो सूची है जिसपे ये दोनों सरकारें मिलकर काम करती हैं, यानी कि इन दोनों सरकारों को जो मिलकर काम किया जाता है वो किस में किया जाता है, समवर्ती सूची में किया जाता है। तो समवर्ती सूची में आपकी आती है शिक्षा, आपका आता है वन, आपकी आती है मजदूर,
मजदूर संघ, फिर आपका आता है विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकारी जैसे विषय आते हैं जो केंद्र के साथ साथ राज्यों दोनों की दिलचस्पी के अंदर आते हैं। ये दोनों ही मिलकर इसमें काम करते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कुछ विषय, आजकल नए विषय आ रहे हैं तो वो कहाँ जाएंगे, जो नए जितने भी विषय आ रहे हैं वो ऑटोमेटिकली किसके पास चले जाएंगे, केंद्र सरकार के पास चले जाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि भारतीय संविधान में संघ शब्द नहीं आया है, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर ही हुआ है, यानी कि जो ये संघीय जो सूची है उसके सिद्धांत के अनुसार ही हुआ है। हमारे यहाँ जो सूची है, संघीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, तो संघ सूची में जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो संघ के पास यानी केंद्र के पास होता है। राज्य सूची में जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो राज्य के पास होता है, और संवर्ती सूची में जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो इन दोनों के पास होता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। अब है आपका प्रश्न 31। प्रश्न 31 में आपसे ये पूछा हुआ है, असंगठित क्षेत्रक। असंगठित जो क्षेत्रक है में श्रमिकों की स्थिति में सुधार हेतु कुछ उपाय बताने। हमें कुछ इस तरह के उपाय बताने हैं जिससे जो श्रमिकों की स्थिति है उसमें सुधार आ पाए। तो आपको ये 5 नंबर का प्रश्न है, तो सबसे पहले हमें उसकी कमी देखनी पड़ेगी कि भाई इनके पास क्या कमी होती है, तो उस क्षेत्र में हम इनका सुधार करेंगे। तो इनका कम वेतन मिलता है ना, इनका जो वेतन है वो कम है। तो हम इस तरह के कुछ उपाय कर सकते हैं जिससे इनका वेतन बढ़ सके। वेतन बढ़ने के लिए यह कर सकते हैं, जो हमारी सरकार है वो आजकल बहुत ज़्यादा लोन दे रही है जिससे आत्मनिर्भर भारत बने, तो ये बैंकों से लोन ले सकते हैं जिससे ये एक बड़ा व्यवसाय बड़ा व्यवसाय कर सकते हैं जिससे इनका वेतन बढ़ सकता है। जो प्राइवेट स्कूल हो गए या प्राइवेट कंपनियां हो गए वहाँ पर भी इनके वेतन को बढ़ाने के लिए कोई ना कोई सरकार को प्रावधान निकालने चाहिए। अब यहाँ पर कार्य के निश्चित घंटे नहीं होते, तो हमारी सरकार कोई ऐसा अमेंडमेंट यानी कोई ऐसा कानून, कोई ऐसा लॉ ला सकती है जिससे असंगठित क्षेत्रों में जो काम के निश्चित घंटे फिक्स कर दिए जाएं, और अगर आप ओवर टाइम करवाया जाता है तो उसके लिए अलग से पेमेंट दी जाए। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। तो पहले हम क्या कर सकते हैं, एक वेतन को फिक्स कर सकते हैं, यानी सरकार एक ऐसा नियम लगा दे कि अगर कोई व्यक्ति इस पोस्ट पे कार्यरत है तो उसको इतना वेतन दिया जाएगा। दूसरे, काम के निश्चित घंटे फिक्स कर दिया जाए, अगर वो इससे अत्यधिक काम कर रहा है तो उसके लिए ओवर टाइम का भी प्रावधान हो। अब नौकरी की अनिश्चितता, तो ऐसा नहीं है कि असंगठित क्षेत्र में नौकरी की अनिश्चितता होती है, मतलब बहुत ज़्यादा होती है, परंतु होती तो है, क्योंकि अगर आप किसी छोटे काम में लगे हुए हैं तो नौकरी की अनिश्चितता हो। नौकरी कभी भी छोटा काम, मतलब ये नहीं कि वो काम या छोटा है, छोटा इन द सेंस कि जिसमें बहुत कम लोग काम कर रहे हैं तो आपको उस काम से कभी भी हटा दिया जा सकता है। तो नौकरी की अनिश्चितता होती है, पर इस तरह का हम कानून हमारी सरकार बना सकती है जिससे किसी भी व्यक्ति को नौकरी से हटाए जाने से पहले उसको बताया जाए कि आपको नौकरी से हटा दिया जा रहा है, जिससे उनके पास नौकरी से हटने से पहले कहीं और वो काम देख सके और उनको काम मिल सके। यानी कि उनको इस तरह का नोटिस दिया जाए, यानी नौकरी को हटाने से 1 महीना पहले, 2 महीना पहले उनको नोटिस दिया जाए जिससे वो अपने लिए दूसरी जगह काम दे सकते हैं। तो कुछ सुधार कर सकते हैं। और क्या काम कर सकते हैं, सरकार ऐसी बहुत सारी योजनाएं निकाल रही हैं जिससे जो असंगठित क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो अपना खुद का कोई व्यवसाय खोल सके, कोई लघु उद्योग खोल सके, कोई कुटीर उद्योग खोल सके, या कोई अपनी कंपनी खोल सके, जिससे उनके जो असंगठित क्षेत्र है उसमें श्रमिकों की स्थिति बेहतर हो सके। श्रमिक मजदूर यूनियन का गठन करके मजदूरों के लिए नियम कानून बना सके ताकि उनकी आर्थिक, राजनीतिक या उनकी स्वतंत्रता को किसी भी तरह से कोई भी हनन ना हो। तो आप इसको क्या कर सकते हो, कुछ पॉइंट बना सकते हो। जैसे मैं आपको एक दोबारा इसके पॉइंट बता दूं, क्योंकि 5 नंबर का प्रश्न है तो आपको तकरीबन 5 पॉइंट तो बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले, बैंकों से लोन ले सकते हो और अपनी कोई कंपनी खोल सकते हैं, कुटीर उद्योग कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, और मतलब काम के निश्चित घंटे फिक्स हो सकते हैं, कर्मचारियों के लिए बेहतर योजनाएं बना सकते हैं, उनके लिए सरकारी अस्पतालों में ईएसआई कार्ड बनवा सकते हैं, ठीक है, उनके काम के, और काम से निकालने से पहले कोई नोटिस दिया जा सकता है जिससे वो अपने लिए कोई बेहतर रोजगार ढूंढ सके। और वो इस तरह का काम कर सकते हैं जो उनकी, जहाँ पर वो काम कर रहे हैं उस परिस्थितियों की भी समय समय पर सरकार द्वारा उनकी जाँच की जा सके ताकि वो बेहतर परिस्थितियाँ हो सके। अब है आपका इसी का अथवा वाला क्वेश्चन। तो अथवा में आपसे पूछा गया है, सकल घरेलू उत्पाद, इसकी गणना किस प्रकार की जाती है, उदाहरण सहित समझाइए। तो आपको सकल घरेलू उत्पाद बताना है। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, एक वर्ष के अंदर एक देश की सीमा के अंदर जितना भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया गया है उसी को ही सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, एक देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में एक देश की सीमा के अंदर जितना भी वस्तुओं का उत्पादन किया गया है या जितनी भी सेवाओं का उत्पादन किया गया है
उसको ही सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। अब इसकी गणना किस प्रकार की जाती है? हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है। एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, एक होता है सेकेंडरी क्षेत्र और एक होता है तृतीयक क्षेत्र, जिसको टैटरी क्षेत्र बोलते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में जितना भी उत्पादन हुआ, सेकेंडरी क्षेत्र में जितना भी उत्पादन हुआ और टैटरी क्षेत्र में जितना भी उत्पादन हुआ, इन तीनों को प्लस करके जो भी उत्पादन निकलता है उसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आई होप आपको समझ, जैसे कि मेरा प्राइमरी क्षेत्र में 40% हुआ, सेकेंडरी क्षेत्र में मेरा 60 तो ज़्यादा हो गया, 20% ले लो, और इसमें हुआ मेरा 40%, तो ये कुल मिला के 100% हो गया। 40 80 80 और 20 100%। तो ये इस तरह से उसका उत्पादन, इसका जो परसेंटेज है वो निकाला जाता है। कभी कभी उदाहरण सहित समझाना है तो मैं आपको इसको उदाहरण भी दे रही हूँ। जैसे हमारा जो प्राइमरी क्षेत्र है उसमें हमने जो कृषि की वो 30% हमने कृषि कर ली, ठीक है, और हमने 50% व्यवसाय कर लिया और 20% हमने परिवहन में लगा दिया, यानी कि तृतीय क्षेत्र में लगाया। तो 50 30 80 और 20 100, तो यानी कि 100% कुल मिला के हमारा क्या हो गया? उत्पादन हो गया। इसी उत्पादन को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। अब है आपके पास प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 में आपसे पूछा गया है, चावल की कृषि के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। तो आपको बताना है कि जब हम चावल की कृषि करेंगे तो किस तरह की भौगोलिक दशाओं की हमें आवश्यकता पड़ेगी या किस तरह की भौगोलिक दशाओं का होना अनिवार्य है चावल की कृषि के लिए। तो जब भी इस तरह के प्रश्न होते हैं ना, जब भी आपको भौगोलिक दशाएं बतानी होती है तो आप इसको पॉइंट करके बताओ। चावल की कृषि के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाएं निम्नलिखित है। तो सबसे हमें पहले इसकी बतानी है कि इसकी बुआई कब की जाएगी। तो आप लिखेंगे बुआई, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन के ही मार्क्स हैं। बुआई इसकी करी जाती है जून से जुलाई तक। कब की जाती है? जून से जुलाई तक। इसकी जो कटाई है वो की जाती है सितंबर से अक्टूबर के बीच में। अब इसका जो तापमान इसको उगने के लिए चाहिए वो चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। कितना चाहिए? 25 डिग्री ऊपर सेल्सियस से ऊपर। इसका जो वार्षिक वर्ष है, मतलब जो इसका वर्षा वर्ष है वो है 100 सेंटीमीटर से ऊपर इसको वर्षा चाहिए अच्छी चावल की उपज के लिए। और ये किस क्षेत्र में उगाई जाती है? उगाई जाती है पश्चिम बंगाल, यूपी, पंजाब। आई होप मैंने आपको 5 पॉइंट बता दिए। इसकी बुआई होती है जून से लेकर सितंबर जुलाई तक। इसकी कटाई होती है सितंबर से अक्टूबर तक। इसको जो तापमान चाहिए वो 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चाहिए। इसकी जो वर्षा इसको चाहिए 100 सेंटीमीटर से ऊपर चाहिए। और ये किस राज्य में सबसे ज़्यादा उगते हैं? पश्चिम बंगाल, यूपी और पंजाब। आप बिहार भी लिख सकते हो, ये बिहार में भी उगते हैं। आई होप आपको ये समझ आया हो। अब इसी के साथ आपको ऑप्शन है और क्वेश्चन भी सेम है, पर यहाँ पर आपको चावल की नहीं, चाय की कृषि के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का वर्णन करना है कि जब आप चाय की खेती करेंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले जो हम चाय की खेती करेंगे उसमें हमें जो बुआई करनी है वो अप्रैल, इसमें आपको 2 महीने होते हैं। आप अप्रैल, जून और अक्टूबर और दिसंबर में इसकी बुआई कर सकते हैं। इसकी कटाई आप दिसंबर हर 7 या 12 दिन में कर सकते हैं। इसकी जो कटाई होती है हर या 7-12 दिन में हो सकती है, यानी तकरीबन 1 हफ्ते, 8 से 12 दिन में आप इसकी कटाई कर सकते हैं। 21 डिग्री सेल्सियस से 29 डिग्री सेल्सियस तक के बीच का इसको तापमान चाहिए। 150 से 200 सेंटीमीटर की इसको वर्षा चाहिए। और ये किस क्षेत्रों में उगाई जाती है? पश्चिम बंगाल और असम में इसकी सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, चाय की खेती के लिए जो बुआई का मौसम है वो अप्रैल से लेकर जून और अक्टूबर से लेकर दिसंबर इसका जो मौसम है। इसकी कटाई होती है 8 से 12 दिन के बीच में की जाती है। हर 8 से 12 दिन के बीच में इसकी कटाई की जाती है। इसको जो तापमान चाहिए वो 21 डिग्री सेल्सियस से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच में चाहिए। इसके लिए जो वर्षा चाहिए वो 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच की वर्षा चाहिए, या उससे ऊपर हो तो बेहतर है। और इसको जो किस क्षेत्र में उगाई जाती है? असम और पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चाय की खेती की जाती है। अब है आपका अगला प्रश्न। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीयों के सामूहिक अपनेपन, जो भारतीयों का जो सामूहिक अपनेपन का भाव विकसित हुआ, कथन की समीक्षा कीजिए। अब यहाँ पर फिर से आपको कथन की समीक्षा करनी है, तो आपको ये बताना है कि जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है उस दौरान सामूहिक अपनेपन का भाव विकसित हुआ, किस तरह से हुआ, ये जो कथन है वो आपको उसको समीक्षा करनी है, यानी आप उसको इवेलुएट करना है, उसका विश्लेषण करना है। तो हम शुरू करते हैं। ऐसे बहुत सारे कारक हैं या ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्होंने भारतीय लोगों में सामूहिक अपनेपन की भावना को जगाया और सभी भारतीय लोगों को क्या किया? एक करने का काम किया। तो सबसे जो पहला है वो है हमारे चित्र। जैसे भारत माता का जो चित्र उभर के आया, कहीं ना कहीं सभी भारतीयों ने उसको अपने से रिलेट किया। हमारे जो प्रतीक है अशोक, जो अशोक चक्र है वो हमारा प्रतीक है।
और बहुत सारे प्रतीक हैं इन राष्ट्र जिन्होंने राष्ट्र छवि बनाने में राष्ट्र को एक करने का काम किया। लोक कथाएं, जो लोक कथाएं वो कहीं ना कहीं हमारे समाज से ही उठ के जाती हैं और लोगों से कनेक्ट करती हैं और लोगों से जुड़ जाती हैं। ये हमारी संस्कृति को बढ़ाती है, हमारे अंदर एक राष्ट्र की एक तस्वीर को पेश करती है और राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने में और अपने अतीत पर गौरव करने का मौका देती हैं और हमारे अंदर देश को एक करने का या देश को आज़ाद करने का भाव पैदा करती हैं। फिर हैं चिन्ह। अभी जो चिन्ह होते हैं, जैसे हमारा झंडा हो गया, उसमें जो अशोक चक्र हो गया, ये हमारे झंडे के जितने भी रंग हैं वो कहीं ना कहीं हमें मतलब देश को एक करने में अहम भूमिका निभाते हैं। जो हरियाली है वो किस चीज़ का प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। जो लाल रंग है वो किस चीज़ का प्रतीक है? जो लाल रंग है बच्चों, वो है बलिदान का प्रतीक। जो सफ़ेद रंग है वो है शांति का प्रतीक। और जो ये हरा रंग है ना, वो समृद्धि का प्रतीक है। किसका? वो मैंने गलती से आपको भी शांति बताया। जो हरा रंग है वो है समृद्धि का प्रतीक, कि हम क्या है, अनाज में, हर चीज़ में है समृद्ध। तो ये जो जितने भी चिन्ह होते हैं वो सभी चीज़ें हमें एक करने का काम करते। इतिहास का पुनर्विख्यान, आप अपनी हिस्ट्री किताबों में पढ़ते हो, अपने घर में किसी न किसी के मुंह से पढ़ते हो, या हम ऐसे गीत भी सुनते हैं जिससे हम अपने इतिहास पे गौरव महसूस करते हैं, अपने इतिहास पे बहुत हमें प्राउड फील होता है। क्योंकि ये जो इतिहास है वो कहीं ना कहीं राष्ट्र की एकता में, के लिए बलिदान देने में हमें जागरूक करता है। हमारे अंदर हमारे जो जो रक्त है उसको खौला देता है। फिर उस समय गीत एक आया जिसको गीत जैसे वंदे मातरम 1870 के दशक में बंकिम चंद्र जी ने गीत लिखा था। ये गीत जो बंगाल के स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया और बंगालियों में इसने खूब स्वतंत्रता की लहर दौड़ाई। अब है आपका इसी का अथवा वाला जो प्रश्न है। अब ये जो अथवा होते हैं ना, यहाँ बच्चों आपको चॉइस मिल जाते हैं। मैं आपको इसको दोबारा बता देती हूँ एक बार। इसमें आपके चित्र आ जाएंगे, प्रतीक आ जाएंगे, चिन्ह आ जाएंगे, हमारा राष्ट्रीय झंडा आ जाएगा, राष्ट्रीय गीत आ जाएगा, राष्ट्रीय गान आ जाएगा, और हमारी लोक कथाएं आ जाएंगी, और देशभक्ति गीत आ जाएंगे। ये सब जो चीज़ें हैं ना, वो सामूहिक अपनेपन की भावना क्या करते हैं? विकास करते हैं। अब आपको अथवा वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, बागानों में काम करने वाले बागानों में काम करने वाले लोगों की बागानों में काम करने वाले लोगों की महात्मा गांधी के विचार एवं स्वराज को लेकर अपनी धारणा थी। कथन की समीक्षा करने। अब यहाँ पर भी आपको कथन की समीक्षा करनी है कि जो बागानों में काम करने वाले लोग थे उनकी अपनी एक समझ थी, अपनी एक अवधारणा थी। उनका मतलब ये था कि उन चार दीवारियों से अब चाहे आ जा सकते हैं। जो चार दीवारियों में वो लोग रह रहे थे, जो वो खेती बाड़ी कर रहे थे या उन बागानों में काम कर रहे थे, अब वो इनसे बाहर निकलना चाहते थे। वो इसमें बंद रहना नहीं चाहते थे। उन्होंने आज़ादी का मतलब ये था कि वो अपने गांव से संपर्क रख पाएंगे, अपने गांव जाएंगे। और वो उनका मतलब ये भी था कि उनका आज़ादी का मतलब ये था कि वो इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी। उस समय क्या था, इमिग्रेशन इंग्लैंड इंग्लैंड एमिग्रेशन एक्ट लगा था, जिसके तहत जो बागान में काम करने वाले मजदूर थे उनको बिना इजाज़त के बाहर जाने की आज़ादी थी। पर बागानों के मजदूरों ने आज़ादी का ये मतलब निकाला कि वो बिना इजाज़त के भी कहीं भी आ जा सकते हैं। असहयोग आंदोलन में बहुत बड़े तरीकों से हिस्सा ले सकते हैं। उनको ये लग रहा था कि अब गांधी राज आ रहा है और उनको पूर्ण रूप से आज़ादी मिल रही है, इसलिए हर एक जो है उनको ये लग रहा था कि उन्हें अपनी गाँव की ज़मीनें मिल गई हैं। लेकिन जो लोग जब जा रहे थे ना, तो उन्होंने गांव में हड़तालें कर दी, स्टेशनों पे हड़तालें कर दी, मिलों पे हड़तालें कर दी, स्टीमरों पे हड़तालें कर दी, और इसलिए वो फंस गए और वो अपने गांव थे वो नहीं जा पाए। पुलिस ने उनको पकड़ लिया और उनकी बहुत तरह पिटाई करी। तो ये इस तरह से कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। और इन सभी दौरान जो चोरा चोरी हत्याकांड भी हो गई थी, जिसकी वजह से जो महात्मा गांधी जी हैं उन्होंने अपना जो आंदोलन था उसको वापस ले लिया गया था, क्योंकि ये जो चीज़ें थी वो बहुत बेकार हो गई थी। तो बागानों में काम करने वाले लोगों ने महात्मा गांधी के विचार और स्वराज को लेकर अपनी ही अवधारणा बना ली थी। और ऐसे बहुत सारे वर्ग हैं जिन्होंने आज़ादी को लेकर अपनी अलग अलग अवधारणाएं बना रही थी। पर आज़ादी का मतलब सभी के लिए समान नहीं होता, हर कोई अपने हिसाब से आज़ादी का मतलब निकालता है। इसी तरह बागानों में काम करने वाले लोगों ने भी आज़ादी का अपने तरीके से मतलब निकाला, और इन्होंने कहीं ना कहीं जो इसका जो मतलब निकाला वो उनके लिए ही मुसीबतें और कष्टदायी हो गया, जिसकी वजह से उन्हें जेलों में डाल दिया गया, उनकी बहुत ज़्यादा पिटाई की गई। और इसमें इसमें बहुत ज़्यादा हिंसा हुई, चोरा चोरी हत्याकांड हो गया। और फिर महात्मा गांधी जी को जो ये आंदोलन था, असहयोग आंदोलन, उसको वापस लेना पड़ा। आई होप आपको ये प्रश्न समझ आया हो।
अब है आपका खंड ड यानी सेक्शन ई। सेक्शन ई जो है वो आपका केस आधारित प्रश्न है। इसमें आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको इसको सब्जेक्टिव टाइप ही देना है, यानी कि आपको पढ़ना है, समझना है और उसके बाद प्रश्नों की व्याख्या करनी है। तो जो सबसे पहला प्रश्न है उसमें आपसे पूछा गया है वैश्वीकरण को समझाइए। तो वैश्वीकरण क्या होता है आपको वो बताना है। वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है वो 1991 में शुरू की गई है। इसको खुले द्वार की नीति भी बोलते हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ, बाकी आपको इसको पढ़ना है और उसके बाद जवाब देने। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पैरा को पढ़ लेते हैं। वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच एक तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है। ये अधिकाधिक विदेशी नीति और विदेश व्यापार के द्वारा संभव हो रहा है। तो पूछा है वैश्वीकरण को समझाए, तो वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है। यह अधिकाधिक विदेशी निवेश और विदेश व्यापार के द्वारा संभव हो रहा है। तो ये आपका पहला वाला जो प्रश्न है उसका उत्तर है। इसके बाद है आपका वैश्वीकरण में उत्पादन की प्रक्रिया को किस प्रकार जटिल बना दिया है। तो उत्पादन कार्य जटिल ढंग से संगठित किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस तरह से इसको जटिल बना दिया है। तो आपको इसका जो उत्तर है वो इस तरह से देना है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भाग निभा रही हैं। अधिक से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व के उन स्थानों की खोज कर रही हैं जो उनके उत्पादन के लिए ज़्यादा सस्ते हों। परिणामतः उत्पादन कार्य जटिल ढंग से संगठित किया जा रहा है। तो आपको यहाँ से लिखना है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया उत्पादन की प्रक्रिया को किस प्रकार जटिल बना दिया है। तो आपको लिखा है अधिक से अधिक, यहाँ से अधिक से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व के उन स्थानों की खोज कर रही हैं जो उनके उत्पादन के लिए ज़्यादा सस्ते हो। परिणामतः उत्पादन कार्य जटिल ढंग से संगठित किया जा रहा है कि जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं वो उन क्षेत्रों की खोज कर रही है जहां पर संसाधन सस्ते हो, कच्चा माल उपलब्ध हो और बहुत जल्दी से श्रम उपलब्ध यानी काम करने वाले लोग उपलब्ध हो जाए। तो जो ये सब चीज़ें हैं वो उत्पादन की प्रक्रिया को क्या बना रहे हैं, जटिल बना रहे हैं। अब है वैश्वीकरण को सुगम बनाने वाले किन्हीं दो कारकों को लिखिए। जो वैश्वीकरण है उसको सुगम बनाने वाले कोई दो कारक बताने, तो जो उसको बेहतर बनाते हैं, तो उसको वैश्वीकरण को सुगम बनाने वाले जो कारक एक हैं वो प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी, और जो दूसरी चीज़ है वो है आपको सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पहली है टेक्नोलॉजी और जो दूसरी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वैश्वीकरण को सुगम बनाने वाले जो दो कारक हैं वो है पहला टेक्नोलॉजी और दूसरा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी। आई होप आपको ये समझ आया हो। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे, जिसमें अब इसमें भी आपको अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने, और यहाँ पर भी आपको 3 ही प्रश्न दिए गए हैं। तो हम पढ़ते हैं। तो जो सबसे पहले हम इसको पैरा को रीड करेंगे। ऊर्जा सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है। खाना पकाने में, रोशनी व ताप के लिए, गाड़ियों के संचालन और उद्योगों में मशीन के संचालन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का उत्पादन ईंधन खनिजों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम तथा विद्युत से किया जाता है। ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत तथा गैर परंपरागत साधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है परंपरागत साधनों में लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत, जल विद्युत व ताप विद्युत सम्मिलित है। गैर परंपरागत साधनों में सौर, पवन, ज्वारीय, तापीय, बायोगैस तथा परमाणु ऊर्जा शामिल किए जाते हैं। ग्रामीण भारत में लकड़ी व उपले बहुतायत में प्रयोग किए जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार ग्रामीण घरों में आवश्यक ऊर्जा का 70% से अधिक इन दो साधनों से प्राप्त किया जाता है, लेकिन अब घटते वन क्षेत्र के कारण इनका उपयोग करते रहना कठिन होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त उपलों का उपभोग भी हतोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि इससे सर्वाधिक मूल्यवान खाद का उपभोग होता है जिसे कृषि में प्रयोग किया जा सकता है। ऊर्जा की क्या आवश्यकता है, जो ऊर्जा है उसकी क्या आवश्यकता है। ऊर्जा सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है, चाहे वो खाना पकाने में हो, रोशनी व ताप के लिए हो, गाड़ियों के संचालन हो, उद्योग में मशीन के संचालन के लिए जो ऊर्जा है उसकी आवश्यकता है। तो आपका जो पहला आंसर है उसका उत्तर मैं यहाँ पर मार्क कर देती हूँ। यहाँ से लेकर आपका है यहाँ तक। उसके बाद सेकंड पूछा गया ऊर्जा के परंपरागत साधनों के कुछ उदाहरण दीजिए। जो ऊर्जा के जो परंपरागत संसाधन है, ऊर्जा के जो परंपरागत साधन है वो लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, विद्युत, जल विद्युत, ताप विद्युत सम्मिलित है। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा के साधनों के उपयोग में रूप में उपलों का उपभोग क्यों हतोत्साहित किया जाता है। हतोत्साहित का मतलब है कि क्यों उसको कम किया जाता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न को आप समझिए, इसमें ये पूछा जा रहा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें ऊर्जा के साधन के रूप में उपलों का उपभोग, हतोत्साहित का मतलब होता है कि क्यों कम करने के लिए कहा जा रहा है। इसका जो मेन रीज़न है वो इसका मेन रीज़न ये है कि उपलों का उपभोग भी हतोत्साहित किया जाता है, क्योंकि इससे सर्वाधिक मूल्यवान खाद का, क्योंकि उपलों से क्या होता है, जो गाय का गोबर होता है उससे खाद का निर्माण होता है जो कि कृषि में प्रयोग की जाती है और कृषि के लिए बहुत मूल्यवान वस्तु है। अगर हम इस उपलों का
प्रयोग आग जलाने के लिए करेंगे तो हमारी खेती के लिए जो खाद आ रही है उसकी कमी हो जाएगी, इसलिए उपयोग के उपभोग को हतोत्साहित किया जाता है। तो ये था आपका अनुच्छेद 35 और इसके प्रश्नों के सभी उत्तर हैं। अब है आपका अनुच्छेद 36 और इसमें भी आपको अनुच्छेद को पढ़ के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद को रीड करते हैं। 17वीं व 18वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर उत्पादन के लिए गांवों की तरफ रुख करने लगे थे। इसके कारण शहरों व गांवों के बीच एक घनिष्ठ संबंध विकसित हुआ। सौदागर रहते तो शहरों में थे, लेकिन उनके लिए काम ज्यादातर देहात में चलता था। इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी स्टेपलर्स से ऊन खरीदते थे और उसे सूत काटने वालों के पास पहुंचा देते थे। इससे जो धागा मिलता था उसे बुनकरों, फिल्जर्स और रंग साजों के पास ले जाया जाता था। लंदन में कपड़े की फिनिशिंग होती थी। इसके बाद निर्यातक व्यापारी कपड़े को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच देते थे, इसलिए लंदन को तो फिनिशिंग सेंटर के रूप में ही जाने जाना लगा था। यदि आदि औद्योगिक व्यवस्था व्यावसायिक आदान प्रदान के नेटवर्क का हिस्सा थी, इस पर सौदागरों का नियंत्रण था और चीजों का उत्पादन कारखानों के बजाय घरों में होता था। उत्पादन के प्रत्येक चरण में प्रत्येक सौदागर 20 से 25 मजदूरों से काम करवाता था। इसका मतलब यह था कि कपड़ों के हर सौदागर के पास सैकड़ों मजदूर काम करते थे। यूरोपीय शहरों के सौदागर उत्पादन के लिए गांवों का रुख क्यों करने लगे? यूरोपीय गांव का रुख क्यों करने लगे? इसका कारण ये था कि शहरों और गांवों के बीच एक घनिष्ठ संबंध विकसित हुआ। क्यों करने लगे थे? यूरोपीय शहरों के सौदागर उत्पादन के लिए गांव की तरफ रुकने करने थे। इसका मेन कारण यह था कि शहरों और गांवों के बीच एक घनिष्ठ संबंध विकसित हुआ। क्या हुआ? एक घनिष्ठ संबंध विकसित हुआ और रुक करने लगे थे। इसके सौदागर तो रहते शहरों में थे, लेकिन उनके लिए काम ज़्यादातर देहात में होता था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो काम है वो ज़्यादातर कहाँ होता था? देहात में होता था। गांव और शहरों के बीच में घनिष्ठ संबंध विकसित हुआ। मैं आपको दोबारा इसको, गांव और शहरों के बीच में घनिष्ठ संबंध विकसित हुआ। सौदागर रहते तो शहरों में थे, लेकिन उनके लिए जो काम था वो ज़्यादातर देहातों में होता था। इसके बाद है आपका प्रश्न, उत्पादन की आदि औद्योगिक व्यवस्था क्या है? आदि औद्योगिक व्यवस्था क्या है? यह आदि औद्योगिक व्यवस्था व्यवसायिक आदान प्रदान के नेटवर्क का हिस्सा थी। आदि औद्योगिक व्यवस्था क्या है? व्यवसायिक आदान प्रदान का एक नेटवर्क का हिस्सा थी। तो ये इसका प्रश्न का उत्तर है। लंदन शहर को फिनिशिंग सेंटर के रूप में क्यों जाना जाता है? जो लंदन शहर है उसको फिनिशिंग सेंटर के रूप में क्यों ना जाना जाता है? क्योंकि इससे जो धागा बुनकर फ्लूअर्स और रंग साजों के पास ले जाया जाता था, लंदन में कपड़ों की फिनिशिंग होती थी, क्योंकि लंदन में ना सबसे ज़्यादा कपड़ों की फिनिशिंग होती थी। इसीलिए इसके बाद निर्यातक व्यापारी कपड़े को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच देते, इसलिए लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में बनाया जाना जाता है, क्योंकि जो लंदन है उसमें ही कपड़ों की फिनिशिंग होती थी। अब है आपका प्रश्न संख्या 37। इसके साथ ही आपका जो सेक्शन ई है वो समाप्त हो जाता है। अब है आपका सेक्शन एफ। सेक्शन एफ में क्या करना है बच्चों? मानचित्र आधारित प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो जो पहला प्रश्न है, भारत में दिए गए राजनीतिक रेखा मानचित्र पर दो स्थान ए और बी चिन्हित किया गया है। उन्हें पहचानिए और उनके पास खींची गई रेखाओं पर उनके सही नाम लिखिए। ए वह स्थान जहां हुई घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। वह घटना ए वाला स्थान है जहां पर हुई घटना के बाद महात्मा गांधी ने अपना जो आंदोलन था उसको वापस ले लिया। उसमें फिर उसके बाद है बी में आपसे पूछा गया वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ए वाला ऑप्शन है, इसमें आपको ये बताना है कि असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद लिया गया था, वो कहाँ पर हुई थी? वो हुई थी चोरा चोरी में। तो यहाँ पर आएगा चोरा और चोरी जगह, तो इस जगह का नाम है चोरा चोरी। इसके बाद आपसे पूछा गया था कि 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ पर हुआ था? वो जो जगह है बच्चों वो है नागपुर। यहाँ का जो आपका बी ऑप्शन है वो है नागपुर। इसके बाद है आपका मैप में तो यही भरना था। फिर उसके बाद आपसे पूछा गया है भारत के उसी क्षेत्र उसी रेखा मानचित्र पर, ये जो नीचे अभी मानचित्र है उस पर निम्नलिखित में से तीन को दर्शाइए। उसी मानचित्र में तीनों की जगह बतानी है। जो सबसे पहला है उसमें आपसे पूछा गया है कांडला पतन। कांडला पतन कहाँ पर है? जो कांडला पतन है वो है बच्चों गुजरात के कच्छ में। कहाँ पर है? गुजरात के कच्छ में। ठीक है, गुजरात के कच्छ में। फिर है उसके बाद आपसे पूछा गया है काकरापारा आणविक ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? जो काकरापारा आणविक ऊर्जा संयंत्र है वो है गुजरात के सूरत में। कहाँ पर है? गुजरात के सूरत में। सेम है, पहला वाला गुजरात के कच्छ में और जो दूसरा वाला गुजरात के सूरत में। बेंगलुरु सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ? ये है कर्नाटक के दावेणगेरे में। इसके बाद है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, ही आसानी सब आपको पता होगा, दिल्ली में। ठीक है,
तो जो पहला वाला था कांडला पतन, ये गुजरात के कच्छ में है। जो दूसरा वाला है ये भी गुजरात में, जो तीसरा वाला है वो कर्नाटक में, जो चौथा वाला है वो है दिल्ली में। तो आपको इन तीनों की जो प्लेसिंग करनी है, कहाँ पर करनी है मैप पे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें।